आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी की, हम ऐसी फिलोसफी की बात कर रहे हैं जो एरिस्टोटल ने अपनी 10 कैटेगरीज में मेंशन नहीं की थी, एंड बेसिकली ऑफ अ वेरी हायर फॉर्म, क्योंकि एरिस्टोटल ने एक बहुत ही, आई वोंट से कंप्लीट ओवरव्यू दिया था, लेकिन बहुत कुछ फिलोसफी जो है वो एरिस्टोटल की फिलोसफी से ही इन्फ्लुएंस होती है। बहुत सारे फिलोसफर्स एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एरिस्टोटल की दी हुई कैटेगरीज में जो फिलोसफी इंक्लूड नहीं होती है, जो कि बहुत एक हायर लेवल ऑफ फिलोसफी मानी जाती है, उसे एक तरीके से हम रेफर करते हैं ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी। डजंट मीन कि बहुत डिफिकल्ट है या ऐसा कुछ है, बट इट्स लाइक समथिंग जो कि बियॉन्ड बहुत ही कॉमन सेंस है। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो हर कोई जानता है, बहुत ही कॉमन है। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। एक्सपीरियंस जो है विदाउट डाउट फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारी अंडरस्टैंडिंग का, जो कि ब्रिंग्स फोर्थ एज इट वर्क्स ऑन द रॉ मटेरियल ऑफ सेंसिबल सेंसेशंस। तो एक्सपीरियंस जो है वो एक प्रोडक्ट है। बेसिकली है क्या, हमारे सेंसिबल सेंसेशंस, यानी हम सेंसेस के थ्रू जो भी सेंसेशंस लेते हैं, जो भी परसीव करते हैं, वो हमारा रॉ प्रोडक्ट होता है। और उस रॉ मटेरियल के ऊपर जब अंडरस्टैंडिंग काम करती है, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल, मान लीजिए कि एक सामने पेड़ है, हमने हमारे सेंसेस के थ्रू, आईज के थ्रू हमने पेड़ को देखा, तो वो हुआ रॉ मटेरियल। हमारी सेंसेस के थ्रू हमने जो सेंसेशन लिया ऑफ द साइट ऑफ द ट्री, उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग ने, हमारे इंटेलेक्ट ने उसके ऊपर वर्क किया कि ओके व्हाट इज़ दिस, इट हैज़ अ ब्राउन कलर्ड लॉक, इट इज़ ग्रीन इन कलर फ्रॉम द अबव, एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स स्टैंडिंग ऑन इट्स प्लेस एंड वट एवर। हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग काम किया और उसका प्रोडक्ट निकला हमारा एक्सपीरियंस, की हर ऐसी दिखने वाली चीज़ जिसके नीचे ब्राउन कलर का हार्ड सा सब वो होता है, यानी या देखने से भी ब्राउन होता है, ऊपर से ग्रीन होता है, एक ऐसा शेप होता है, दैट इज़ अ ट्री। It is for this very reason the first teaching, and in its progress, it is so inexhaustible in new instruction that the chain of life and all future generations will never have any lack of new information that can be gathered on this terrain. तो एक्सपीरियंस इसीलिए इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हेविली एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक बार जो एक्सपीरियंस किया जाने लगा, एक बार चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, वो फिर आगे आने वाली जनरेशन के लिए न्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है। Nevertheless, it is far from the only field to which our understanding can be restricted. It tells us to be sure what is, but never that it must necessarily be thus and not otherwise. For that very reason, it gives us no true universality, and reason, which is so desirous of this kind of cognitions, is more stimulated than satisfied by it. Now, such universal cognitions, which are at the same time have the characteristic of innecessity, must be inner necessity, must be clear and certain for themselves independently of experience. Hence one calls them a priori cognitions, कि कई ऐसे cognitions होते हैं जो विदाउट हमारे एक्सपीरियंस हमें पता होते हैं, और उन्हें कहा जाता है a priori cognitions, यानी कि जो we know of them without our experience. Whereas that which is merely borrowed from experience is ए पोस्चुराई और एम्पिरिकल, यानी कि जो हम हमारी एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं, उन्हें कहा जाता है ए पोस्चुराई या एम्पिरिकल कॉग्निशंस। नाउ व्हाट इज स्पेशली रिमार्केबल इज दैट इवन अमंग आवर एक्सपीरियंसेस cognitions are mixed in that must have their origin a priori and perhaps serve only to establish connection among our representations of the senses. तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले, कि हम लोग बेसिकली इसमें अलग टाइप के प्रोपोजिशंस की बात करेंगे। एंड कांट कहते हैं कि देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स: necessity and contingent. There are two different types of truths that are necessity and contingent. There are 4 different types of propositions: एनालिटिकल, सिंथेटिक, ए प्रायोरी एंड ए पोस्चुराई। ए प्रायोरी जो कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होते, ए पोस्चुराई जो कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। तो ही हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ आई वुड लाइक टू स्किप दिस पार्ट, बिकॉज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से उन्होंने समराइज किया है या उसकी एक रिकैप दिया है व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन द टेक्स्ट्स लेटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक जजमेंट्स के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है वैसे। अब जितने भी हमारे जजमेंट्स होते हैं इन विच द रिलेशन ऑफ अ सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट इज थॉट, इस रिलेशन इज पॉसिबल इन 2 डिफरेंट वेज। अब हम देखेंगे जो भी हमारे जजमेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल एस एस पी, ठीक है, ये हमारा एक जजमेंट है। ठीक है, हमने कोई चीज़ देखी, उसको एनालाइज करा, हमारा जजमेंट निकला कि ऑल एस एस पी। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रिलेशन 2 तरीक़ों से हो सकता है। पहला रिलेशन क्या है कि प्रेडिकेट बी बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट ए एज समथिंग दैट इज कंटेन्ड इन दिस कॉन्सेप्ट ए, यानी कि पूरा के पूरा प्रेडिकेट जो है वो ए में इस तरीके से है, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रेडिकेट बी एक पे ऊपर इस तरीके से डिपेंडेंट है कि वो अपना कॉन्सेप्ट ए से लेकर आ रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं बी की अंडरस्टैंडिंग में
ए आ जाता है कि बी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ए के कॉन्सेप्ट को भी, ए का कॉन्सेप्ट भी बी में कंटेन होता है, यानी बी के कॉन्सेप्ट में ए इन्वॉल्व होता है। बी लाइज इंटायरली आउटसाइड द कॉन्सेप्ट है, तो पहला है कि बी का कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब कहीं ना कहीं ए में है, और दूसरा है कि बी और ए का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, कि बी को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट में ए की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती है। इन द फर्स्ट केस द जजमेंट इज एनालिटिक, यानी कि जब उस केस में कि बी का जजमेंट जो है उसमें ए का कॉन्सेप्ट आता है उसे कहा जाता है एनालिटिकल जजमेंट, और दूसरे केस में जब बी के कॉन्सेप्ट में ए का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे कहा जाता है सिंथेटिक जजमेंट। एनालिटिकल जजमेंट जो है उनमें connection of predicate is through identity, is thought through identity, but those in which the connection is thought without identity are to be called synthetic judgments। तो एनालिटिकल जजमेंट्स होते हैं जिसमें प्रेडिकेट का जजमेंट, प्रेडिकेट की आइडेंटिटी ए के थ्रू होती है, एंड सिंथेटिक जजमेंट्स वो होते हैं जिनमें बी का यानी जो प्रेडिकेट है उसकी आइडेंटिटी ए के थ्रू नहीं होती, यानी दोनों आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। One could also call the former judgments of clarification and latter of amplification। The analytical judgments को हम clarification judgments भी कह सकते हैं, और synthetic को हम amplification judgments भी कह सकते हैं। clarification क्यों? क्योंकि एनालिटिकल के केस में बी को समझने के लिए बी की क्लैरिफिकेशन ए भी दे रहा है। ओके, सो लेट सिंस थ्रू द प्रेडिकेट द फॉर्मर डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द जजमेंट बट ओनली ब्रेक इट बाय मीन्स ऑफ एनालिसिस इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच वर ऑलरेडी थॉट इन इट, while the latter on the contrary add to the concept of the judgment a predicate that was not thought in it at all। तो पहले केस में एनालिटिकल के केस में अगर हम उसको एनालाइज करें तो सब्जेक्ट से ही निकल के कहीं ना कहीं हमें प्रेडिकेट मिल जाएगा। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अगर हम एनालाइज करें, सो क्या कहा गया है कि थ्रू द प्रेडिकेट द फॉर्मर डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द जजमेंट बट ओनली ब्रेक इट अप बाय मीन्स ऑफ एनालिसिस इनटू कॉम्पोनेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसके कॉम्पोनेंट्स में हमें कहीं ना कहीं बी मिल जाएगा। तो बी कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, हमें जो कुछ ए के एनालिसिस पे मिल जाता है वो ऑलरेडी मतलब वही चीज़ बी कह रहा है कि ए के एनालिसिस में ए को समझते वक्त हमें जो इन्फॉर्मेशन ए के बारे में मिलती वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रेडिकेट से मिल रही है, तो वो होते हैं एनालिटिकल क्योंकि वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। और दूसरे हैं सिंथेटिक जिन्हें एम्पलीफिकेशन जजमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो ए में कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जो ए के एनालिसिस से हमें पता नहीं चलता। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल बॉडीज आर एक्सटेंडेड देन दिस इज एन एनालिटिकल जजमेंट फॉर आई डू नॉट नीड टू गो आउटसाइड द कॉन्सेप्ट दैट आई कंबाइन विद द वर्ड बॉडी। तो जब बात की जा रही है ऑल बॉडीज़ आर एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड इनटू स्पेस, हम स्पेस की बात करें कि वो एक मैटर है और दे आर एक्सटेंडेड इनटू स्पेस, दे ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, दे आर एक्सटेंडेड इन एक्सटेंडेड फॉर्म। तो जब हम बात करें अब या फिर अगर मैं आपसे आपको एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई थिंक या यहाँ पर जैसे कहा गया ऑल बॉडीज़ आर एक्सटेंडेड, तो ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसमें हमें एक एनालिसिस पे अगर हम उसका एक एनालिसिस करें तो हम बॉडी की डेफिनेशन में या कहीं ना कहीं उसके कंपोनेंट पार्ट्स में यही चीज़ बोलेंगे कि कॉर्पोरियल थिंग्स या मटेरियल थिंग्स जो है वो स्पेस में एक्सटेंडेड होती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जो प्रेडिकेट है उसने ए की डेफिनेशन में कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किया है, इट इज़ ऑलरेडी व्हाट हैज़ बीन गिवन, पर आई डू नॉट नीड टू, यहाँ पर उन्होंने बॉडी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं गया, अगर वो बॉडी को एनालाइज करेंगे तो उन्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि बॉडीज एक्सटेंडेड होती है क्योंकि कॉर्पोरियल होती है, मटेरियल चीज़ होती है, जो ऑलरेडी डेस्कार्ट्स बोल चुका है, डिस्कस कर चुके हैं मेडिटेशंस में। अब बात होती है नेक्स्ट जजमेंट की, जैसे कि ऑल बॉडीज़ आर हैवी। अब ऑल बॉडीज़ आर हैवी एक ऐसा जजमेंट है जो अगर हम बॉडीज़ को एनालाइज करेंगे तो बॉडीज़ के एनालिसिस पे हमें कहीं पता नहीं चलेगा कि बॉडीज़ हैवी होती है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में एक नई चीज़ ऐड कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। Now, from this, it is clear one, that through analytical judgments, our cognition is not amplified at all, but rather the concept which I already have is set out made intelligible to me। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि एनालिटिकल जजमेंट से हमारा ए के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कोई एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस हमें उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल रहा है और ज़्यादा हमें वो क्लियर हो रही है। कि दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कि सिंथेटिक जजमेंट्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐड होना चाहिए सब्जेक्ट में जो हमें सब्जेक्ट के एनालिसिस पे पता ना चले। तो जब हम सब्जेक्ट में कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उसे कहा जाता है सिंथेटिक जजमेंट, on which the understanding depends in cognizing a predicate that does not lie in that concept as nevertheless belonging to it। तो वो ए के कॉन्सेप्ट में कोई बहुत ही फाउंडेशन या फंडामेंटल चीज़ नहीं कि अच्छा ए के बारे में कोई भी पढ़ेगा तो उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा, वो ऑब्वियस ही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सिंथेटिक जजमेंट्स के केस में।
In the case of empirical judgments or judgments of experience, there is no difficulty here. For this X is the complete experience of the object that I think through some concept A, which constitutes only a part of this experience. For I thought I do not at all include the predicate of weight in the concept of a body in general. That concept nevertheless designates the complete experience through a part of it, to which I can therefore add still other parts of the very same experience as belonging to the former. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सिंथेटिक जजमेंट्स जो है कहीं ना कहीं थ्रू एक्सपीरियंस हम नई इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं. मान लीजिए कि ऑल बॉडीज़ आर एक्सटेंडेड में हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. बॉडीज़ आर एक्सटेंडेड, ये चीज़ बहुत ही फाउंडेशनल है. ये बॉडी के कॉन्सेप्ट में आती है कि बॉडी जो है वो एक मटेरियल चीज़ है, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैटर है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो स्पेस में एक्सटेंडेड रहेगी. लेकिन जब हम बात करें ऑल बॉडीज़ आर हैवी, तो मान लीजिए कि वो हमें एक्सपीरियंस से पता चले कि हमने सारी बॉडीज़ को पिकअप करके देखा है या वे करके देखा है, तो हमने देखा है कि जितनी भी बॉडीज़ है वो हैवी है. तो इट इज़ थ्रू एक्सपीरियंस कि हमें सिंथेटिक जजमेंट्स में कोई नई चीज़ ऐड हुई है. I can first cognize the concept of body analytically through the marks of extensions of impenetrability, of shape, etc., which are all taught in this concept. But now I amplify my cognition, and in looking back to the experience from which I had extracted this concept of body, I find that weight is also always connected with the previous marks. Experience is therefore that X that lies outside the concept A, on which the possibility of the synthesis of the predicate of weight B with the concept A is grounded. तो experience एक extra information है जो A के concept में जाकर add कर रही है. और वो experience इस case में क्या था, heaviness का experience कि सारी bodies are heavy. In synthetic a priori judgments, this means of help is entirely lacking. If I am to go outside the concept A in order to cognize another B as combined with it, what is it on which I depend and through which the synthesis becomes possible, since I here do not have the advantage of looking around for it in the field of experience. अब हमने समझा है कि सिंथेटिक जजमेंट्स के बारे में, एनालिटिकल जजमेंट्स के बारे में, कि एनालिटिकल जजमेंट्स आर क्लैरिफिकेशन जजमेंट जो कॉन्सेप्ट ए में कुछ ऐड नहीं करते हैं बट उसी के कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिफाई करते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट बी के कॉन्सेप्ट के इन्वॉल्वमेंट में ए ऑलरेडी आता है. और दूसरी तरफ सिंथेटिक जजमेंट जो कि एम्पलीफिकेशन जजमेंट्स होते हैं, जो ए के कॉन्सेप्ट में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करे और वो इन्फॉर्मेशन हमें थ्रू एक्सपीरियंस पता चली है. अब यहाँ पे बात करें हम सिंथेटिक ए प्रायोराई जजमेंट्स की, ये एक नया कनेक्शन हुआ है. अब ए प्रायर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ए प्रायोराई जजमेंट्स इज समथिंग जो हमें कैसे पता चलता है, विदाउट एक्सपीरियंस. ए प्रायोराई समथिंग जो हमें विदाउट एक्सपीरियंस से मिला है, और ए पोस्चुराई इज समथिंग जो हमें विद एक्सपीरियंस पता चला है. तो अब हम देखेंगे, ओके आई थिंक कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आई हैव मिस द पॉइंट कि वो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर रहे हैं ए प्रायोराई ने पोस्चुराई के बीच में. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट टिल हियर. हम आगे पढ़ने से पहले ए प्रायोराई पोस्चुराई के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं. Now, what is especially remarkable is that even our experiences, cognitions are mixed, and that must have their origin a priori and perhaps serve only to establish connection among our representations of the senses. But if one removes from our experiences everything that belongs to the senses, there still remain certain original concepts and judgments generated from them which must have arisen entirely a priori independent of experience, because they make one able to say more about the objects that appear to the senses than mere experiences without teach, or at least make one believe that one can say this and make assertions contain true universality and strict necessity, the likes of which merely empirical cognition and never afford. अब बात करें, हमने एनालिटिकल और सिंथेटिक जजमेंट्स के बारे में पढ़ा. अगर हम ए प्रायोराई के बारे में पढ़े तो ए प्रायोर जो है वो कंप्लीटली फ्री होते हैं एक्सपीरियंस से, यानी कि जो भी हमने थ्रू एक्सपीरियंस सीखा है, अब वो एक्सपीरियंस हमें कैसे मिल रहा है, डेफिनेटली थ्रू द सेंसेस. थ्रू सेंसेस हमें वो एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो अगर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें सेंसेस के थ्रू मिली है, जो हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिली है, अगर हम उसको हटा दें, उसके बाद भी कुछ ऐसे जजमेंट्स और जनरल कॉन्सेप्ट्स बचेंगे जो हमें जिसके बारे में पता होगा. वो जजमेंट्स और वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो ए प्रायोराई होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है एनी सेंस एक्सपीरियंस के. तो जो चीज़ हमें किसी भी सेंसेस या किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है ए प्रायोराई. But what says still more is this, that certain cognitions even abandon the field of all possible experiences and seem to expand the domain of our judgments beyond all bounds of experience through concepts to which no corresponding object at all can be given in experience. And precisely in these latter cognitions, which go beyond the world of the senses, where experience can give neither guidance nor correction, lie in the investigations of our reason that we hold to be far more preeminent in their importance and sublime in their final aim, that everything that the understanding can learn in the field of appearances, and on which we would rather venture everything, even at the risk of erring, than given up such important investigations because of any sort of reservation or from contempt and indifference. तो एक डिफरेंट
ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ये है कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि ए प्रायोरी जजमेंट जो है वो कम्प्लीटली फ्री है सारे एक्सपीरियंसेस के, सारे सेंस एक्सपीरियंस की, जो भी हमने सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज गेन करी है वो बिल्कुल फ्री है ऑफ ऑफ द सेंसेस, यानी कि जो भी सेंसेस के थ्रू करी है वो ए प्रायोरी जजमेंट्स में वो कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या है जो इन्फॉर्मेशन एंड जो जजमेंट्स फिर रिमेन होते हैं, जो बचते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड सेंस एक्सपीरियंस, फिर जो बचता है वो हमें कैसे मिला है, उसके बारे में हमें कैसे पता है। Now, it may seem natural that as soon as one has abandoned the terrain of experience, one would not immediately erect as an edifice with cognitions that one possesses without knowing whence, and on the credit of principles whose origin one does not know, without having first assured oneself of its foundation through careful investigation. Thus, that one would have long since raised the question how the understanding could come all these recognitions a and what domain, validity and value they might have. तो अब क्वेश्चन रिमेनिंग बचता है और हम कैसे अब हमारा डोमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पर आके बचता है कि अब अगर हम कह रहे हैं कि सेंस एक्सपीरियंस से हमें जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन हुई है हमें उसको हटा देना है, तो उसके बाद जो हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट्स, जजमेंट्स एंड नॉलेज बचती है फिर वो कितने वैलिड है और वो हमें किस तरीके से मिले हैं, वो कितने वैलिड हैं, हम उसको उनके ऊपर कितना अकाउंट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में ट्रू या सच है। And in fact, nothing is more natural if one understands by this word that which properly and reasonably ought to happen, but if one understands by it that which usually happens, and conversely, nothing is more natural and comprehensible than that this investigation should long have been neglected. For one part of these cognitions, the mathematical has long been reliable and thereby gives rise to a favorable expectation about others as well, although these may be of entirely different nature. तो एक यहाँ पे डोमेन में आते हैं, ए प्रायोरी के डोमेन्स में आते हैं मैथमेटिकल असर्शंस की, जो हम मैथमेटिकल जजमेंट्स, मैथमेटिकल असर्शंस करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेंस एक्सपीरियंस के बियॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का कहना, बहुत फिलोसफर्स का कहना है, इसलिए वो कहते हैं कि मैथमेटिकल असर्शंस एक सेंस एक्सपीरियंस के बियॉन्ड आते हैं, क्योंकि उनका कहता है कि यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड अ ट्रायंगल, यू हैव नेवर एक्सपीरियंस द नंबर 3 बट यू नो इट इज़ ट्रू। आप जानते हैं कि 1+1=2 है, आपने कभी 2 को एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट इट इज़ अ क्वांटिटी दैट यू नो कि आपके पास एक ही काइंड की जब दो चीज़ें होंगी, एक चीज़ होगी और दूसरी चीज़ होगी तो वो मिलके दो बनाएगी। सो दैट इज़ वाई मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं हम लोग ए प्रायोरी जजमेंट्स में आते हैं कि वो बियॉन्ड सेंस एक्सपीरियंस है, कि आपने ना ही नंबर 3 को टच किया है, ना ही नंबर 3 को फील किया है, ना स्मेल किया है, ना टेस्ट किया है, ना अपनी आंखों से देखा है। ये बात अलग है कि आप बोर्ड पे जो नंबर 3 बनाते हो दैट इज़ नॉट दी दैट इज़ नॉट द टचिंग और सेंसिंग ऑफ नंबर 3, दैट इज़ जस्ट कि आपने एक उसका रिप्रेजेंटेशन करा है। आप मान लीजिए नंबर 3 इज़ वॉट, जब हम नंबर 3 को ड्रॉ कर रहे हैं, अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, कहीं भी पेंसिल या पेपर से लिख रहे हैं, तो वी आर जस्ट काइंड ऑफ ड्राइंग इट, हम उसका एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। हमने जब एक ट्राइंगल को बनाया तो हमारा हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ट्राइंगल का ऑन पीस ऑफ पेपर, बट ट्राइंगल एक्चुअली में क्या है उसको किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी व्हाट इज़ अ ट्राइंगल वो नॉलेज है, वो जजमेंट है कि इट हैज़ 3 साइड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इसीलिए मैथमेटिकल असर्शंस आर सेड टू बी अ पार्ट ऑफ ए प्रायोरी। दे ओके, furthermore, if one is beyond the circle of experience, then one is sure to be contradicted through experience. The charm in expanding one's cognition is so great that one can be stopped in one's progress only by bumping into a clear contradiction. This, however, one can avoid if one makes his inventions carefully, even though they are not thereby inventions any the less. Mathematics gives us a splendid example of how far we can go with a priori cognition dependently of experience. Now, it is occupied to be sure with objects and cognitions only so far as these can be exhibited in intuition. This circumstance, however, is easily overlooked, and since the intuition in question can itself be given a priori and thus can hardly be distinguished from a mere pure concept. तो आपको जब हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कांट जब ए प्रायोरी पोस्टराई की बात करें तो ए प्रायोरी की डेफिनेशन में कांट जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट मीन्स ही इज़ एक्सप्लेनिंग एज अ रैशनलिस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी आर निगलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमें सेंस एक्सपीरियंस से मिले और उसके बाद भी हमारे पास कुछ आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज बचती है। इसका मतलब कि बियॉन्ड सेंस एक्सपीरियंस हमारे पास कुछ नॉलेज और वो नॉलेज जो है वो हमें सेंस एक्सपीरियंस की हेल्प से नहीं आ रही। इसका मतलब वो एम्पिरिसिज्म को डिनाई करे, क्योंकि एम्पिरिसिस्ट का कहना है कि जो भी नॉलेज हमारे पास है वो थ्रू सेंसेस एंड थ्रू एक्सपीरियंस ही है। देखिए जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की तो वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट आर सेंसेस ओनली, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लाइन में डिस्कस कर ली थी कि हमने सेंसेस से सेंसेशन ली, परसीव किया, उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग ने काम किया एंड उसका प्रोडक्ट निकला एक्सपीरियंस, कि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने मान लीजिए चाय पी, ठीक है, तो अब चाय बहुत गर्म थी, टेस्ट में स्वीट थी, तो हमने हमारे सेंसेस कैसे लिए, हमारे सेंसेस ने कैसे काम किया, वी टच द टी, इट वॉज हॉट।
हमने उसको देखा, इट वाज़ ब्राउन इन कलर। हमने उसको स्मेल किया, उसकी एक डिस्टिंक्ट स्मेल आ रही थी, स्वीट एंड डिफरेंट स्मेल आ रही थी। हमने उसको जब टेस्ट किया तो वो हॉट थी, स्वीट थी, वो टेस्ट में स्वीट थी, उसका एक डिस्टिंक्ट सा फ्लेवर था। तो हमने उसको देखा, तो ये सेंसेस हमारे काम किए, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमने ली और फिर हमने उसको एक्सपीरियंस की। तो अगली बार जब आप चाय पिएँगे, आप बिना देखे या आपके चाय का नाम लिया जाएगा और आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि ओके, हाउ इज़ टी एक्चुअली। तो इसी तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ए प्रायोराई को जब वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें सेंस एक्सपीरियंस से गेन्ड इन्फॉर्मेशन को हटाना है, नॉलेज को हटाना है। इट मीन्स कि कहीं न कहीं कांट जो है वो रैशनलिज़्म की बात कर रहे हैं कि फिर अगर सेंस एक्सपीरियंस से को हटाने के बाद भी हमारे पास नॉलेज बचती है, तो कहीं न कहीं वो नॉलेज वैसे गेन हुई है जो रैशनलिस्ट कहते हैं, एक तरीके से वैसे गेन हुई है। तो मैथमेटिक्स हमें एक बहुत एक स्प्लेंडेड एग्जांपल देती है ये दिखाने के लिए कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं प्रायोराइज जजमेंट्स में विदाउट सेंस एक्सपीरियंस. This circumstance, however, is easily overlooked since the intuition in question can itself be given a priori and thus can hardly be distinguished from a mere pure concept. Encouraged by such a proof of the power of reason, the drive for expansion sees no bounds. The light dove in free flight cutting through the air, the resistance of which it feels, could get the idea that it could do even better in airless space. Likewise, Plato abandoned the world of senses because it posed so many hindrances for the understanding and dared to go beyond on the wings of the ideas in the empty spaces of pure understanding. He did not notice that he made no headway by his efforts, for he had no resistance, no support, as it were, by which he could stiffen himself and to which he could apply his powers in order to get his understanding off the ground. तो प्लेटो भी कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन में आगे बढ़े थे कि विदाउट एक्सपीरियंसेस, विदाउट सेंस, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस हमें कैसे प्योर अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन देयर वाज वन प्रॉब्लम विद प्लेटो कि उनके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, और किसी भी थ्योरी को सक्सेसफुल होने के लिए या ट्रू होने के लिए उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत में सबसे पहली थ्योरी कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकती, राइट? उसमें कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक्स होंगी सही, कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी सही, तो फिर डिबेट एंड डिस्कशंस वो शॉर्टकमिंग्स आती है। तो प्लेटो के केस में वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि प्लेटो की फिलॉसफी वाज़ वन साइडेड। प्लेटो खुद कहते जा रहे थे, इट वाज़ वाइडली एक्सेप्टेड। इसलिए प्लेटो इस डायरेक्शन में आगे सही बढ़े तो थे, लेकिन वो कहीं न कहीं इतने मतलब प्लेटो बहुत सक्सेसफुल हुए, वेल नोन फिलोसोफर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जो उनकी फिलोसफी है वो इतनी लेट्स से कॉन्क्रीट है, इतनी इतनी बहुत ज़्यादा ट्रू नहीं हो सकी इस केस में. But at that point, all sorts of excuses will be sought to assure of its. Sorry. It is, however, a customary fate of human reason and speculation to finish its edifice as early as possible and only then to investigate whether the ground has been adequately prepared for it. But at that point, all sorts of excuses will be sought to assure us of its sturdiness or to refuse such latent dangerous examination. What keeps us free of all worry and suspicion during the construction, however, and flatters us with apparent thoroughness is this. A great part, perhaps the greatest part of the business of our reason consists in analysis of the concepts that we already have objects. This affords us a multitude of cognitions that through which they are nothing more than illuminations or clarifications that is already through in our concept, or are at least as far as their form is concerned treasured as if they were new insights, though they do not extend the concepts that we have in either matter or content but only set them apart from each other. Now, since this procedure does yield a real a priori cognition which makes secure and useful progress, reason without itself noticing it under these pretenses surreptitiously makes assertions of quite another sort in which it adds something entirely alien to given concepts. um, Even been allowed and combine, I'll be therefore deal with the distinction between these two kinds of cognition right at the outset. तो अब हमने ए प्रायर और ए पोस्चराई के बारे में समझा है, पोस्टीरियोराई हमने समझा है, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल जजमेंट्स के बारे में अब हमने समझ लिया है. अब हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक ए प्रायोराई जजमेंट्स के बारे में. अब सिंथेटिक ए प्रायोराई जजमेंट्स यानी सिंथेटिक जजमेंट्स जिसमें ए के कॉन्सेप्ट में बी कुछ ऐड कर रहा है, और सिंथेटिक जजमेंट्स हम कहते हैं कि वो बी जो एडिशन दे रहा है वो थ्रू कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसको एम्पलीफिकेशन जजमेंट कह रहे हैं. लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक ए प्रायोराई, यानी कि सिंथेटिकल जजमेंट के जैसे ही ए के कॉन्सेप्ट में बी कुछ ना कुछ ऐड तो कर रहा है, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में प्रेडिकेट कुछ ऐड तो कर रहा है, लेकिन वो एडिशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. So if I am to go outside the concept A in order to cognize another B is combined with it, what is it on which I depend through the synthesis becomes possible, since I here do not have the advantage of looking around for it in the field of experience. Take the proposition everything that happens has its cause. In the concept of something that happens, I think to be sure of an existence which was preceded by a time, etc., and from that analytical judgments can be drawn. But the concept of a cause indicates something different from the concept of something that happens and is not contained in the latter representation at all. How then
do I come to say something quite different about that which happens in general and to cognize the concept of cause as belonging to it, even though not contained in it? What is the X here on which the understanding depends when it believes itself to discover beyond the concept of a predicate that is foreign to it and that is yet connected with it? It cannot be experienced, for the principle that has been reduced as the latter representations to the former, not only with greater generality than experience can provide, but also with the expressions of necessity, hence entirely a priori and from mere concepts. Now, the entire final aim of our speculative a priori cognition rests on such synthetic, that is, ampliative principles. For the analytic ones are, to be sure, most important and necessary, but only for the attaining and distinctness of concepts that is requisite for a secure and extended synthetic as a really new construction. A certain mystery thus lies hidden here. तो अब हमने बात करी है कि सिंथेटिक ए प्रायर के केसेस में सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में बी कुछ ना कुछ यानी प्रेडिकेट कुछ ना कुछ ऐड तो कर रहा है, लेकिन वो एडिशन वो एम्पलीफिकेशन जो है वो थ्रू एक्सपीरियंस नहीं आया है। तो अब यहाँ पर कांट इज क्वेश्चनिंग एंड आस्किंग कि फिर वो एक्स यानी कि वो ऐसी क्या एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो चीज़ है जिससे हमें उस ए के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि एक्सपीरियंस से हमें नहीं पता चली है। A certain mystery thus lie hidden here, the elucidation of which alone can make progress in this boundless field of pure cognition of understanding secure and reliable, namely to uncover the ground of the possibility of synthetic a priori judgments with appropriate generality to gain insight into the conditions that make every kind of them possible, and not merely to designate this entire cognition in a cursory outline, but to determine it completely and adequately for every use in a system in accordance with its primary sources, divisions, domain, and boundaries. So much provisionally for the peculiarities of synthetic judgments. Now, from all of this, there results the idea of a special science which could serve for the critique of pure reason. Every cognition is called pure, however, that is not mixed with anything foreign to it. But a cognition is called absolutely pure, in particular, in which no experience or sensation at all is mixed, and thus is fully a priori. तो अब उन्होंने ये बात कही है कि प्योर एंड प्योर कॉग्निशन उसे कहा गया है जो कम्प्लीटली फ्री है ऑफ एनी सेंस एंड एनी एक्सपीरियंसेस, जिसमें कोई सेंसेशन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड प्योर, absolutely pure, and it is fully a priori. Now, reason is the faculty that provides the principles of cognition a priori. तो reason वो faculty है जो हमें a priori के cognition के principles देती है, यानी through reason हमें उनके बारे में पता चलता है। Hence, pure reason is that which contains the principles for cognizing something absolutely a priori. तो यहाँ पर ही हैज़ एक्सप्लेन्ड प्योर इज़ समथिंग जिसमें कोई एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं, तो हम रीज़न की हेल्प से ए प्रायोर की इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। तो प्योर रीज़न वो है जिसकी हेल्प से हम ए प्रायोरी जजमेंट्स तक पहुंचते हैं। An organon of pure reason would be a sum total of those principles in accordance with which all pure a priori cognition can be acquired and actually brought about. The exhaustive application of such an organon would create a system of pure reason. But since that requires a lot, and it is still an open question whether such an amplification of our cognition is possible at all, and in what cases it would be possible, we can regard the science of the mere estimation of pure reason, of its sources and boundaries, as the proper idiotic to the system of pure reason. Such a thing would not be a doctrine, but must be called only a critique of pure reason, and its utility would be really be only negative, serving not for the amplification but for the purification of our reason, for keeping it free of errors by which a great deal is already won. तो सबसे पहले हमने प्योर रीज़न तो समझ लिया, लेकिन अब हमारे ऊपर टास्क है कि ये समझना कि हम प्योर रीज़न क्या पॉसिबल भी है, क्या प्योर रीज़न हो भी सकता है, एंड प्योर रीज़न अगर हो सकता है तो उसके क्या क्या वेज होते हैं। तो इसीलिए उसे कहा गया है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न इसलिए ताकि हम खुद के शॉर्ट कमिंग्स को देख सके, समझ सके कि प्योर रीज़न में हम कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, तो हम उसके नेगेशन में जाके उसके नेगेटिव पॉइंट्स को उससे दूर करें ताकि वो फ्री ऑफ एरर्स हो जाए। I call all cognition transcendental, that is, occupied not so much with objects but rather with our a priori concepts of objects in general. A system of such concepts would be called transcendental philosophy. तो ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी को वो इस तरीके से रेफ़र कर रहे हैं कि अ सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स
जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारे ए प्रायोरी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यानी कि ट्रांसेंडेंटल वो किसको कह रहे हैं कि ए प्रायोरी हमें किससे मिल रहा है, प्योर रीज़न से मिल रहा है। तो वो प्योर रीज़न जो है जिसमें कोई भी सेंस या एक्सपीरियंस इसका टच नहीं आता है, वो प्योर रीज़न कैसे हमें मिलता है, वो कैसे काम करता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी। जो कि ए प्रायोरी के कॉन्सेप्ट्स को समझता है कि वो जो एडिशनल कॉन्सेप्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट में यानी बी ए में ऐड कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट अगर एक्सपीरियंस से नहीं आया है तो वो कहाँ से आया है। तो इस चीज़ को समझना, उस एक्स फैक्टर को समझना, उसके कॉन्सेप्ट यानी ए प्रायोराई के बारे में विच इज़ फ्री ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है उसको समझना इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी। A system of such concepts would be called transcendental philosophy, but this is again too much for the beginning, for since such a science would have to contain completely both analytical as well as synthetic a priori cognition, it is, as far as our aim is concerned, too broad in scope, since we need to take the analysis only as far as is indispensably necessary in order to provide insight into the principles of a priori synthesis in their entire scope, which is our only concern. This investigation, which we can properly call not doctrine but only transcendental critique, since it does not aim at the amplification of the cognition themselves but only at their correction and is to supply the touchstone of the worth of worthless of all cognitions a priori, is that with which we are now concerned. तो इस पूरी स्टडी को जो हम आगे पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट अ डॉक्ट्राइन, क्योंकि एक डॉक्ट्राइन जो होती है वो कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन होता है कि अभी तक जो भी हमारे फाइंडिंग्स है उसका एक कंक्लूसिव वे उसको हम एक डॉक्ट्राइन के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी बिलीव इन। तो दिस इज़ नॉट अ डॉक्ट्राइन बट दिस इज़ अ ट्रांसेंडेंटल क्रिटिक, कि हम ए प्रायोरी के जितने वेज हैं इन्फॉर्मेशन गेन करने के, नॉलेज गेन करने के, हम उसका क्रिटिक कर रहे हैं, हम उसके बारे में देख रहे हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, इट इज़ फ्री ऑफ एरर्स और नॉट। Such a critique is accordingly a preparation, if possible, for an organon, and if it cannot be accomplished, then at least for a canon, in accordance with which the complete system of the philosophy of pure reason, whether it is to consist in the amplification or the mere limitation of its cognition, can in any case at least some day be exhibited both analytically and synthetically. For that this should be possible, indeed, that such a system should not be too great in scope for us to hope to be able entirely to complete it, can be assessed in advance from the fact that our object is not the nature of things, which is inexhaustible, but the understanding which judges about the nature of things, and this in turn only in regard to its a priori condition, the supply of which, since we do not need to search for it externally, cannot remain hidden from us, and in all likelihood is small enough to be completely recorded, its worth or worthlessness assessed and subjected to a correct appraisal. Of division of transcendental philosophy. Transcendental philosophy is here uh, only an idea for which the critique of pure reason is to outline the entire plan architectonically, that is from principles with a full guarantee for the completeness and certainty of all complements that comprise this edifice. तो अब हमारा मेन एम क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में, मतलब इस सेक्शन में हमारा ये है कि हम उसका पूरा आर्किटेक्ट समझ सके, कि हम सर्टेनिटी से उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में जान सके, उसके पूरे फाउंडेशन के बारे में जान सके जिसके ऊपर ए प्रायोरी बेस्ड है। That this critique is not itself called transcendental philosophy rests solely on the fact that in order to be a complete system, it would also have to contain an exhaustive analysis of all human cognition a priori. Now, our critique must, to be sure, lay before us a complete enumeration of all of the ancestral concepts that comprise the pure cognition in question. Only it properly refrains from the exhaustive analysis of these concepts themselves, as well as from the complete review of all those concepts themselves, as well as from the complete review of all those derived from them, partly because this analysis would be purposeful, since it does not contain the difficulty that is encountered in synthesis, on account of which the whole critique is actually undertaken, partly because it would be contrary to the unity of the plan to take responsibility for the completeness of such an analysis and derivation from which one could after all be relieved given one's aim. This completeness of the analysis, as well as the derivation from a priori concepts which are to be provided in the future, will nevertheless be easy to complete as long as they are present and exhaustive principles of synthesis, and if nothing is lacking in them regarding to this essential aim. तो हम लोग उसका एक complete analysis करेंगे कि हमें ए प्रायोरी कैसे मिलता है और उससे एनालाइज होकर फिर हमें किन चीज़ों के बारे में पता चला है। सो दिस इज बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस रखेंगे ऑफ द टॉपिक। To the critique of pure reason, there accordingly belongs everything that constitutes transcendental philosophy, and it is a complete idea of transcendental philosophy, but it is not yet this science itself, since it goes only so far in the analysis as is requisite for the complete estimation of synthetic a priori cognition. The chief target in the division of such a science is that absolutely no concepts must enter into it that contain empirical or that the a priori cognition be entirely pure. Hence, although the supreme principles of morality and the fundamental concepts of it are a priori cognitions, they still do not belong in transcendental philosophy, since the concepts of pleasure and displeasure, of desires and inclinations, of choice, etc., which are full of empirical origin, must be presupposed. तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि
तो अब हम बात करें कि जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं एथिकल प्रिंसिपल्स के, मोरालिटी के, दे आर ए प्रायोरी कॉग्निशंस एंड स्टिल दे डू नॉट बिलोंग टू ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी। अब वो ए प्रायोरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो जो भी हमारे पास मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होते हैं, वो सेंस एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि वो मोरालिटी हमने खुद ने फॉर्म की है, बनाई है, वो सेंस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव, या वी आर बॉर्न विथ इट, या देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज कि जिससे रैशनलिस्ट भी इसके बारे में आर्ग्यू करते। तो मोरालिटी जो है वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर मोरालिटी बेस्ड होगी तो फिर तो वो हाईली कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इज रिगार्डिंग अ कॉन्टेक्स्ट, एक टाइम, एक सिचुएशन, एक इन्वायरमेंट में हम उस एक्सपीरियंस को लेते हैं। अगर उसके बेसिस पे हम मोरालिटी को बेस करेंगे, जो कि हमारी लाइफ की एक बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ है, तो फिर वो मोरालिटी तो बहुत ही हाईली कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, हाईली कन्वर्टेबल हो जाएगी, कि विथ टाइम उस मोरालिटी को चेंज होना चाहिए। तो मोरालिटी जो है वो कहीं न कहीं ए प्रायोर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो एक्सपीरियंस से नहीं मिलती है, फिर भी उसके डोमेन जो है वो ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी में इसलिए नहीं आते क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेजर, डिस्प्लेजर, डिज़ायर्स, इंक्लिनेशंस, चॉइस, ये सब जो है वो कहीं न कहीं एम्पिरिकल ओरिजिन के जो है, मतलब कहीं न कहीं ये प्री सपोज्ड होते हैं। Hence, transcendental philosophy is a philosophy of pure, merely speculative reason for everything practical, insofar as it contains motives, is related to feelings which belong among empirical sources of cognition. Now, if one wants to set up the division of this science from the general viewpoint of a system in general, then the one that will now present must contain first a doctrine of elements and second a doctrine of method of pure reason. Each of these main parts will have its subdivision, the grounds for which cannot be yet expounded here. All that seems necessary for an introduction or a preliminary is that there are two stems of human cognition which may perhaps arise from a common but to us known unknown root, namely sensibility and understanding, through the first of which objects are given to us, but through the second of which they are thought. Now, if sensibility were to contain a priori representations which constitute the condition under which objects are given to us, it would belong to transcendental philosophy. The transcendental doctrine of the senses will have to belong to the first part of the science of elements, since the conditions under which alone the objects of human cognitions are given precede those under which those objects are thought. ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड एम्पिरिकल कॉग्निशन, तो अभी तक हमने एनालिटिक और सिंथेटिक जजमेंट्स के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, हमने ए प्रायर आई और ए पोस्टीरियर आई के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम करेंगे प्योर एंड एम्पिरिकल जजमेंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन। There is no doubt whatever that all our cognition begins with experience. For how else should the cognitive faculty be awakened into exercise if not through objects that simulate our senses and in part themselves produce representations, in part bring the activity of our understanding into motion, to compare these, to connect us, separate them, and thus to work up the raw material of sensible impressions into cognition of objects that is called experience. As far as time is concerned, then no cognition in us precedes experience, and with experience every cognition begin. तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस चीज़ में कोई डाउट नहीं कि हमारा जितना भी कॉग्निशन है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से बिगिन होता है, यानी कि वो एक्सपीरियंस से ट्रिगर होता है। तो पॉसिबल है कि हमें उस चीज़ की नॉलेज पहले से थी, एक्सपीरियंस के पहले थे, लेकिन एक्सपीरियंस से वो नॉलेज जो है वो ट्रिगर होता है, वरना उसको अवेकन कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के थ्रू वो अवेकन हो रहा है। सो कांट इज अगेन टॉकिंग लाइक अ ट्रू रैशनलिस्ट। सो एज फार एज टाइम इज़ कंसर्न, नो कॉग्निशन इन अस प्रिसीड्स एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी कॉग्निशन एक्सपीरियंस के पहले नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉग्निशन हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से पता है, लेकिन जब तक हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई ऐसा ट्रिगर में नहीं मिलेगा, तब तक हम उस कॉग्निशन को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि वी ऑलरेडी हैड नॉलेज ऑफ दैट थिंग। But although our cognition commences with experience, yet it does not on that account all arise from experience. तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर एक्सपीरियंस से होती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपीरियंस से अराइज हो रही है। For it could well be that even our experiential cognition is a composite of that which we receive through impressions and that which our own cognitive faculty provides out of itself, which addition we cannot distinguish from that fundamental material until long practice has made us attentive to it and skilled in separating it out. It is therefore at least a question requiring closer investigation and one not to be dismissed at first glance, whether there is any such cognition independent of all experience and even all expressions of senses. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा कोई कॉग्निशन है जो विदाउट एक्सपीरियंस भी ट्रिगर हो सकता है, जिसमें कम्प्लीटली एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसके रियलाइजेशन में, ना उसके अवेकनिंग में, ना उसके गेन में. One calls such cognitions a priori and distinguishes them from empirical ones which have their sources a posteriori.
रियोराय नेमली इन एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी बात करी कि ऐसा एक कॉग्निशन जो कि एक्सपीरियंस से अवेकन भी नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस से बिल्कुल फ्री है, उसे हम कहे जाते हैं ए प्रायोराई कॉग्निशंस। और जो कि एम्पिरिकल्स बेस्ड होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, भले ही उसकी ट्रिगरिंग में, अवेकनिंग में, उसकी गेन में, तो उन्हें कहा जाता है ए पोस्टीरियोराई। The former expression is nevertheless not yet sufficiently determinate to designate the whole sense of the question before us, for it is customary to say that say of many a cognition derived from experiential sources that we are capable of it or partake it a priori because we do not derive it immediately from experience, but rather from a general rule that we have nevertheless itself borrowed from experience. So one says of someone who undermined the foundation of his house that he could have known a priori that it would collapse. That is, he need not have waited for the experience of it actually collapsing. Yet he could not have known entirely a priori for that bodies are heavy and hence followed for their support must away become home to him experience. तो अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर एक इंसान बोल रहा है कि उसे ये पहले से पता था, एक्सपीरियंस से पहले से, मान लीजिए किसी इंसान का घर जो है वो बिखर के टूट गया, गिर गया, तो अब वो इंसान अगर कहता है कि उसके बिखरने से पहले मुझे पता था कि वो बिखर के गिरने वाला है, तो इसमें एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना घर कभी गिरते हुए पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो कैसे कह सकता था कि घर बिखरने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक्सपीरियंस ऐसे आ जाता है कि उसे पहले से ये चीज़ ज़रूर पता थी कि जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बिखर के गिर जाते हैं। तो उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस पहले से था, जो फिर उसने यहाँ पे अप्लाई किया। तो उसे सेम चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसको एक सिमिलर एक्सपीरियंस था, उसे एक जनरल एक्सपीरियंस था, उसे ये चीज़ पता थी कि जो हेवी बॉडीज़ होती हैं वो कहीं न कहीं गिर जाती हैं और बिखर जाती है, टूट जाती है उस तरीके से। इसलिए उसने उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे लगाया और उसका कॉग्निशन आया। तो इट इज़ नॉट कंप्लीटली ए प्रायोरि। In the sequel, therefore, we will understand by a priori cognitions not those that occur independently of this or that experience, but rather those that occur absolutely independently of all experience. तो a priori की जब हम बात करेंगे, वो absolutely independent होते थे किसी भी experience, उसमें experience का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो हमने यहाँ पर घर गिरने वाला एग्जाम्पल लिया, वो भी कहीं ना कहीं a posteriori में आता है, वो a priori में नहीं आता है। अपोज टू देम आर एम्पिरिकल कॉग्निशंस, जो कि ए पोस्टीरियर होते हैं, यानी कि थ्रू एक्सपीरियंस हमें पता चलते हैं। अमंग ए प्रायोरिक कॉग्निशंस ऑफ दोज आर कॉल्ड प्योर विथ विच नथिंग एम्पिरिकल इज इंटरमिक्स। दस एग्जाम्पल द प्रोपोजिशन एवरी ऑल्टरेशन हैज इट्स कॉज इज एन ए प्रायोरिक प्रोपोजिशन ओनली नॉट प्योर सिंस ऑल्टरेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ए प्रायोरि में भी प्योर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस का और कुछ लेना देना नहीं होता है। अब मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एवरी ऑल्टरेशन हैज़ इट्स कॉज, तो एवरी ऑल्टरेशन हैज़ इट्स कॉज एक ए प्रायोरि कॉग्निशन है, ए प्रायोरि प्रोपोजिशन है, लेकिन फिर भी ये प्योर नहीं है, क्योंकि ऑल्टरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें एक्सपीरियंस से मिलता है कि क्या ऑल्टरेशन होता है, कैसे चेंज होता है, तो वो ऑल्टरेशन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस से मिला है। तो ये कंप्लीटली या प्योर ए प्रायोरि नहीं आता, ये भी कहीं ना कहीं मतलब दिस इज ए प्रायोरि ना, बट नॉट प्योर ए प्रायोरि प्रोपोजिशन। तो प्योर ए प्रायोरि प्रोपोजिशन वो होगा जो कि हमें कंप्लीटली विदाउट एक्सपीरियंस मिलता है। We are in possession of certain a priori cognitions and even the common understanding is never without them. तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ a priori cognitions होते हैं, और common sense या common understanding भी जो होती है वो a priori cognition के बिना नहीं होती है। At issue here is a mark by means of which we can surely distinguish a pure cognition from an empirical one. Experience teaches us to be sure that something is constituted thus and so, but not that it could not be otherwise. First, then, is a if a proposition is thought along with its necessity, it is an a priori judgment. If it is moreover also not derived from any proposition except one that in turn is valid as necessary proposition, then it is absolutely a priori. Second, experience never gives its judgments true or strict but only assumed and comparative universality. So properly it must be said, as far as we have yet received, there is no exception to this or that rule. Thus, if a judgment is through strict universality, that is in such a way that no exception at all is allowed to be possible, then it is not derived from experience but rather validly absolutely a priori. तो अब हम यहाँ पर आएंगे कि क्या ऐसे मीन्स है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्योर कॉग्निशन को, यानी प्योर ए प्रायोरी प्रोपोजिशंस को, फ्रॉम ए पोस्टीरियर या एम्पिरिकल कॉग्निशन से। एक्सपीरियंस हमें सिखाता है टू बी श्योर दैट समथिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड दस एंड सो, बट नॉट दैट इट कुड नॉट बी अदरवाइज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वो मीन्स है। सबसे पहला मीन्स है, if a proposition is thought along with its necessity, it is an a priori judgment. If it is moreover also not derived from any proposition except one that in turn is valid as necessary proposition, then it is absolutely a priori. यानी कि अगर कोई proposition किसी दूसरे proposition से derive नहीं होता है, वो independent है, उसमें कोई भी ऐसा concept नहीं है जो किसी दूसरे proposition से derive होता है, तो वो absolutely a priori है।
सेकेंड, एक्सपीरियंस कभी भी अपने जजमेंट ट्रू और स्ट्रिक्ट नहीं देता है, बट ओनली अज्यूम्ड एंड कंपेरेटिव यूनिवर्सलिटी देता है। तो एक्सपीरियंस जो देता है वो कभी भी ट्रू नहीं होते या एब्सोल्यूट नहीं होते, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो यूनिवर्सल होते हैं, वो अज्यूम्ड होते हैं, वो कंपेरेटिव होते हैं कि हम उस चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं। यानी कि आप खुद ने भी नोटिस किया होगा कि कभी भी दो सिचुएशंस ऐसे नहीं होंगे जो एब्सोल्युटली एक जैसे होंगे। तो आप एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते हो, आप सिर्फ दो एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करते हो। मान लीजिए कि अगर आपने गर्म चाय पी और आपकी आपने गरम गरम चाय पी एंड आपको एक टंग बर्न हो गया, तो वो एक एक्सपीरियंस। अब दूसरी तरफ आपने अगर गर्म कॉफ़ी पी, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो अगेन अज्यूम्ड है। आप अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे गर्म चाय पीने से आपका मुंह जल गया, उसी तरीके से गर्म कॉफ़ी पीने से आपका मुंह जलेगा। और वो कंपेरेटिव है कि आपने चाय और कॉफ़ी को कंपेयर किया कि दोनों की कहीं ना कहीं सेम एट्रीब्यूट्स हैं, कि दोनों ही बेवरेजेस हैं, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हैं। तो आपने दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस आप गर्म कॉफ़ी पीने पर अप्लाई कर रहे हो वो कंपेरेटिव था। आपने उसको कंपेयर किया है अपने पिछले एक्सपीरियंस से। So properly it must be said, as far we have yet perceived, there is no exception to this or that rule. Thus, if a judgment is thought in strict universality, that is in such a way that no exception at all is allowed or possible, तो वो ये प्रायर है कि अगर कोई एक ऐसा जजमेंट है जिसको हम सोच रहे हैं कि यार इस जजमेंट में तो कहीं ना कोई भी वो मतलब पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि ये ऐसा के ऐसा ही होगा, ये स्ट्रिक्टली परसीव हम कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी है, इसका मतलब वो एब्सोल्युटली ए प्रायर है। अगर हम कहीं अजम्पशन करें कि यार ऐसा होना चाहिए या शायद ऐसा होगा, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ए प्रायोर नहीं है। Empirical universality is therefore only an arbitrary increase in validity from that which holds in most cases to that which holds in all. Example, तो empirical universality मतलब कि most cases में होल्ड करने की बजाय वो all cases में होल्ड करेगा, तो वो एक empirical universality होगी कि जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो यूनिवर्सली सभी चीज़ों पर एप्लीकेबल है। वो assumed है, कंपेरेटिव और सभी चीज़ों पर एप्लीकेबल है, तो वो एप्लीकेबल यूनिवर्सलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोपोजिशन ऑल बॉडीज आर हैवी वेयर एज स्ट्रिक्ट यूनिवर्सलिटी बिलोंग्स टू अ जजमेंट essentially. This points to a special source of cognition for it, namely a faculty of a priori cognition. Necessity and strict universality and therefore secure indications of an a priori cognition and also belong together inseparably. But since in their use it is sometimes easier to show the empirical limitation in judgments and the contingency in them, or is often more plausible to show the unrestricted universality that we ascribe to a judgment than its necessity. It is advisable to employ separately these two criteria, each of which is itself infallible. अब अगर हमने एनालिटिक और सिंथेटिक के बारे में बात कर ली, हमने ए प्रायोरी और ए पोस्चुराई के बारे में बात करी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट नेसेसिटी एंड कंटिंजेंट वंस, तो नेसेसरी प्रोपोजिशंस वो होते हैं जो कि बिल्कुल ट्रू होते हैं, कोई भी चांस में वो फॉल्स नहीं हो सकते। एंड कंटिंजेंट प्रोपोजिशंस वो होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत हो जाए, वो फॉल्स हो सकते हैं। तो नेसेसरी है मतलब वो एब्सोल्युटली ट्रू होंगे, कोई चांस ही नहीं है कि वो फॉल्स हो जाए। Now, it is easy to show that in human cognition there actually are such necessary and in strictest sense universal as pure a priori judgments. If one wants an example from the sciences, one need only look at all the propositions of mathematics and would have been from the commonest use of the understanding the proposition that every alteration must have a cause will do. Indeed, in the latter, the very concept of a cause so obviously contains the concept of a necessity of connection with an effect and a strict universality of rule that it would be entirely lost if one sought, as Hume did, to derive it from a frequent association of that which happens with that which precedes and a habit of connecting representations arising from that association. तो अगर हम एग्जाम्पल ले, तो जितने भी प्योर रीज़न वाले ए प्रायोरी कॉग्निशंस होंगे, प्योर ए प्रायोरी कॉग्निशंस होंगे, वो कहीं ना कहीं नेसेसरी होंगे ही होंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड, ठीक है, ऑल वाइफ्स आर मैरिड। अगर हम एक ये एग्जाम्पल लें कि ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड या ऑल वाइफ्स आर मैरिड, ठीक है, तो अब ये एक ऐसा प्रोपोजिशन है जो कि नेसेसरी है। दैट मीन्स दैट इज़ नो वे दैट इट इज़ फॉल्स, क्योंकि अगर वो हस्बैंड है तो हस्बैंड और वाइफ बनते ही तब है जब ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई बिना शादी के हस्बैंड बन गया। Second thing, it is a priori because it is not something that is derived from experience. It is a general rule. ये बहुत ही strict sense में हर किसी केस पे अप्लाई करता है। तो ये कोई assumption नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है दो केसेस के बीच में, ये हर उस पर अप्लाई करता है कि जितने भी हस्बैंड्स होंगे वो मैरिड होंगी सही। इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी कंपैरिजन कि हमने दो उसके बीच में कंपैरिजन करा कि अच्छा ये वाला भी हस्बैंड और ये मैरिड था, ये वाला भी हस्बैंड और ये मैरिड है, मतलब सारे हस्बैंड मैरिड होते हैं। तो ये नेसेसरी है,
ये ए प्रायोराई है, बिल्कुल ही उसके ऊपर बेस्ड है, एंड इट इज़ ऑल्सो एनालिटिकल। तो ये तीनों जो है कहीं न कहीं एक ही उसमें बिलॉन्ग करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई प्रोपोज़िशन नेसेसरी है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन मोस्ट केसेस ए प्रायोरी, इन मोस्ट केसेस एनालिटिकल। यहाँ पर हम जनरल केस की बात करें, जनरल रूल की बात करते हैं। हाउएवर इफ़ वी गो डीप इनटू इट, अगर हम हायर अंडरस्टैंडिंग मतलब इसकी हायर स्टडीज़ में जाएँगे, डीप अंडरस्टैंडिंग में जाएँगे, सो देयर आर मेनी प्रोपोज़िशंस जो कि नेसेसरी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट ए प्रायोरी, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड। सिंथेटिक ए प्रायोरी हो सकते हैं, सिंथेटिक ए पोस्टीरियराई हो सकते हैं, नेसेसरी ए प्रायोरी हो सकते हैं, नेसेसरी ए पोस्टीरियराई हो सकते हैं, या फिर एनालिटिकल ए प्रायोरी हो सकते हैं, एनालिटिकल नेसेसरी हो सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। सो इवन विदाउट रिक्वायरिंग सच एग्जाम्पल्स फॉर प्रूफ ऑफ, तो हम यहाँ पर वो बात करें कि अगर हम मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस की बात करें, तो मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस कहीं ना कहीं नेसेसरी भी होते हैं, और मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस कहीं ना कहीं ए प्रायोरी भी होता है। अगर हमें बात करें कि ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स, तो ये एक ऐसा वो है जो कि कोई एक्सपीरियंस, हमें कभी ट्राइंगल का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, सो दिस इज़ ए प्रायोरी, एंड ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी क्योंकि इट कैन नॉट बी फॉल्स। ट्राइंगल हमेशा उसकी थ्री साइड्स होंगी, अगर फोर साइड्स हो गई या टू साइड्स हो गई तो वो ट्राइंगल बचेगा ही नहीं। Even without requiring such examples for the proof of the reality of a pure a priori principles in our cognition, one could establish their indispensability for the possibility of experience itself, thus establish it a priori. For where would experience itself get its certainty if all rules in accordance with which it proceeds were themselves in turn always empirical, thus contingent? Hence, one could hardly allow these to count as first principles. Yet, here we can content ourselves with having displayed the pure use of our cognitive faculty as a fact together with its indication, not merely in judgments, however, but even in concepts in an origin of some revealed a priori. तो हमेशा या मोस्ट केसेस में ए प्रायोरी जो है वो नेसेसरी प्रोपोजिशंस भी होंगे, यानी वो ट्रू ही होंगे, फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो हम कोई एक्सपीरियंस से उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस अगर कोई नॉलेज है, अगर हमें पता है, तो इट हैज़ टू बी ट्रू। वो उसका फॉल्स होना इज़ वेरी वेरी अनलाइकली। Gradually remove from your experiential concept of body everything that is empirical in it, the color, the hardness or softness, the weight, even the impenetrability. There still remains the space that was occupied by the body, which has now entirely disappeared, and you cannot leave that out. Likewise, if you remove from your empirical concept of every object, whether corporeal or incorporeal, all those properties of which experience teaches you, you could still not take from it that by means of which you think of it as a substance or as dependent on a substance, even though this concept contains more determination than that of object in general. So corporeal मतलब that is related to corpse. So by corpse हम यहाँ पर लाश नहीं बोल रहे, but by corpse means by a human body, या by कोई भी बॉडी, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर आप एक बॉडी में से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन की, बॉडी का कलर कैसा है, वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, उसकी पेनिट्रेबिलिटी कितनी है, कि अच्छा उसके थ्रू कोई चीज़ पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती, अगर आप ये सब चीज़ें निकाल दें, तो आपके पास फिर भी एक इन्फॉर्मेशन बचती है कि जितनी भी बॉडीज़ है वो स्पेस में एक्सटेंडेड होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये एक चीज़ जो है कि वो स्पेस में एक्सटेंडेड होती है, ये अब कि वो बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, नाउ दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दैट यू हैव नॉट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बट दैट इज समथिंग ए प्रायोराई। ठीक है। Thus, convinced by the necessity with which its concept presses itself on you, you must concede that it has its seat in your faculty of cognition a priori. Philosophy needs a science that determines the possibility, the principles, and the domain of all cognitions a priori. What says still more than all the foregoing is that certain cognitions even abandon the field of all possible experiences and seem to expand the domain of our judgments beyond all bounds of experience through concepts to which no corresponding object at all be given in experience. And precisely in these latter cognitions, which go beyond the world of the senses, where experience can give neither guidance nor correction, lie the investigation of our reason that we hold to be far more preeminent in their importance and sublime in their final aim, that everything that the understanding can learn in the field of appearances, in which we would rather venture everything, even at risk of erring, than give up such important investigations because of any sort of reservation or from indifference. These unavoidable problems of pure itself are God, freedom, and immorality. But the science, whose final aim in all its preparations is directed properly only to the solution of these problems, is called metaphysics, whose procedure is in the beginning of dogmatic, that is, confidently takes on the execution of this task without an antecedent examination of the capacity or incapacity of reason for such a great undertaking.
तो अब हम यहाँ पर बात करें कि अब मान लीजिए अब फिलॉसफी को एक ऐसे साइंस की ज़रूरत है जो कि इस पॉसिबिलिटी को, इस प्रिंसिपल को और डोमेन को, मतलब प्रिंसिपल्स एंड द डोमेन और डिटरमिन्स द पॉसिबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड डोमेन ऑफ ऑल कॉग्निशंस ए प्राइ, यानी कि ए प्रायोराई के बारे में समझने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी थी कि क्या ए प्रायोराई पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबल जैसे है वो, तो उसकी पॉसिबिलिटी हम कैसे प्रूव करेंगे उसके प्रिंसिपल्स को, कि अगर किसी चीज़ को हमें ए प्रायोराई बोलना है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स दैट हैड टू बी इंक्लूडेड फॉर काउंटिंग समथिंग एज ए प्रायोराई एंड द डोमेन ऑफ ऑल कॉग्निशंस ए प्रायोराई। तो बहुत सारे कॉग्निशंस जो है द फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सपीरियंस एंड सीम टू एक्सपांड द डोमेन ऑफ जजमेंट बियॉन्ड ऑल बाउंड्स ऑफ एक्सपीरियंस टू कॉन्जर्वेशन। सो ये जो कॉग्निशंस हैं जो कि seem to expand the domain of our judgments beyond all bounds of experience through concepts to which no corresponding object at all can be given in experience. These latter cognitions, which go beyond the world of the senses, where experience can give neither guidance nor correction, lie the investigations of our reason that we hold to be far more preeminent in their importance and sublime in their final aim than everything that the understanding can learn in the field of appearances, in which we would rather venture everything even at the risk of erring. तो कुछ ऐसे कॉग्निशंस हैं जो बियॉन्ड हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारी रीज़न से होते हैं, और कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि गॉड, फ्रीडम ऑफ और इमोरालिटी। ये तीन ऐसे डोमेन्स हैं प्योर रीज़न के जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इन द सेंस कि इनके बारे में कुछ भी जानना या कुछ भी सर्टनली पता करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। But the science, whose final aim in all its preparations is directed properly only to the solution of these problems, is called metaphysics. तो metaphysics क्या करता है? Metaphysics is completely talking about the nature of the being, the existence of the being and everything like that. तो जब हम बात करें फ्रीडम, इमोरालिटी और गॉड की, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्लेसेस है क्योंकि ना ही हमें एक्सपीरियंस से मिलते हैं, ऑफ कोर्स नोबडी हैज एक्सपीरियंस्ड गॉड और एक्सपीरियंस्ड इमोरालिटी। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जो भी नॉलेज मिली, इट इज़ नॉट थ्रू एक्सपीरियंस सर्टनली, तो इट इज़ थ्रू रीज़न, बट वो रीज़न भी फिर हमें कैसे मिली है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। So in सबकी study is already there, that is metaphysics, whose procedure is in the beginning dogmatic, that is it confidently takes on execution of this task without an antecedent examination of the capacity or incapacity of reason for such a great undertaking. तो कहीं न कहीं मेटाफिज़िक्स की शुरुआत बहुत ही डॉगमैटिक वे से हुई थी, यानी कहीं न कहीं रीज़न नहीं था। हम देख चुके हैं कि अगर रिलीजन भी, कई रिलीजन ऐसे हैं जिनमें कुछ अगर मेटाफिज़िक्स की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा रीज़न या अंडरस्टैंडिंग आपने को देखने को नहीं मिलेगी, बट सिंपल स्टेटमेंट्स या बहुत ही इस टाइप से आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Now, it may seem natural that as soon as one has abandoned the terrain of experience, one would not immediately erect an edifice with cognitions that possesses without knowledge whence, and on the credit of principles whose origin one does not know, without having first assured oneself of its foundation through careful investigation, thus that one would all the more have long since raised the question how the understanding could come to all these cognitions a priori and what domain, validity, and value they might have. And in fact, nothing is more natural if one understands by the word natural that which properly and reasonably ought to happen, but if one understands by it that which usually happens, then conversely, nothing is more rational and comprehensible than this investigation should long have been neglected. For one part of these cognitions, the mathematical has long been reliable and thereby gives rise to a favorable expectation about others as well, although there may be of an entirely different nature. सो नेचुरल चीज़ जो है दैट इज़ डिफरेंट, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बाउंड टू हैपन, बट जो जनरली होता है वही हम उसको नेचुरल कहीं ना कहीं डीम करते हैं। तो वो वापस आ गई कि ये जो मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे कॉग्निशंस हैं, ए प्रायोर कॉग्निशंस है, तो इसके अलावा भी मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस के बाद हमें होप मिलता है और हमें स्कोप मिलती है कि जैसे मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस है वैसे ही दूसरे प्रोपोजिशंस भी पॉसिबल है जो कि हमें कम्प्लीटली ए प्रायोराई बेस्ड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उनका नेचर मैथमेटिकल प्रोपोजिशन से कम्प्लीटली डिफरेंट हो, तो ऐसे प्रोपोजिशंस पॉसिबल है। Furthermore, if one is beyond the circle of experience, then one is sure of not being refuted through experience. The charm in expanding one's cognition is so great that one can be stopped in one's progress only by bumping into a clear contradiction. This, however, one can avoid if one makes his inventions carefully, even though they are not thereby invention any the less. Mathematics gives us a splendid example of how far we can go with a priori cognition. I think of a priori cognition. Um,
Now it is occupied, to be sure, with objects and cognitions only so far as these can be exhibited in intuitions. This circumstance, however, is easily overlooked as the intuition condition can itself be given a priori. तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो ए प्रायर होता है, वो एक्सपीरियंस से नहीं मिलता है, तो वो हमें इंट्यूशन से पता चलता है. इंट्यूशन थीसिस जो है वो ऑलरेडी हम रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म में बात कर चुके हैं. तो हमें वो इंट्यूशन से पता चल रहा है कि मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस जितने भी हैं. लेकिन कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन कितना ए प्रायर है उसके ऊपर भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं. ये जो इंट्यूशन की हम बात करें, क्या वो इंट्यूशन एक्सपीरियंस से हमें मिला है? कई बार ऐसा होता है कि थ्रू एक्सपीरियंस हमें इंट्यूशंस मिलते हैं कि हमारे साथ पहले कुछ हो चुका होता है, तो हम गेस करते हैं कि यार हमें इंट्यूशन आ रहा है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस वजह से ऐसा हुआ था, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा. तो वो इंट्यूशन अपने आप में कितना ए प्रायर है उसके ऊपर भी बहुत सारे डिबेट्स हैं. कैप्टिवेटेड बाय सच अ प्रूफ ऑफ द पावर ऑफ द रीजन, द ड्राइव ऑफ एक्सपेंशन सीज नो बाउंड. द लाइट डव इन फ्री फ्लाइट कटिंग थ्रू द एयर इन द रेजिस्टेंस ऑफ विच इट फील्स could get the idea that it could do even better in airless space. Likewise, Plato abandoned the world of senses because it set such narrow limits for the understanding and dared to go beyond in its weighing of ideas in the empty space of pure understanding. He did not notice that he made no headway by his efforts. तो of course प्लेटो कोई headway इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा contradictions नहीं थे. Okay, so these A5 and B9 and A6 and B10 we have already done. So now we are moving to difference between analytic and synthetic judgments. Now analytic and synthetic judgments also we have done A7 and B11 and B12 and A8. So we have to start from synthetic. A priori judgments are contained as principles in all theoretical sciences of reason. Mathematical judgments are all synthetic. This proposition seems to have escaped the notice of the analyst of human reason until now, indeed to be diametrically opposed to all of their conjectures, although it is incontrovertibly certain and is very important in the sequel. For since one found that the inferences of the mathematicians all proceed in accordance with the principles of contradiction, which is required by the nature. तो जितने भी मैथमेटिशियंस हुए हैं, जितने भी मैथमेटिक्स हैं, कहीं ना कहीं वो विद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के साथ ही आगे बढ़े हैं. यानी कि हमने पहले भी देखा है कि जो मैथमेटिकल क्लेम्स हैं हम उनको स्टार्ट करते हैं विद कॉन्ट्रडिक्शन कि प्रूव दैट ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स. तो मैथमेटिशियन स्टार्ट विद let's assume that triangle does not have three sides. I'm just giving you an example off the top of my head. So, one was persuaded that the principles could also be cognized from the principles of contradiction, in which, however, the add for a synthetic proposition can, of course, be comprehended in accordance with the principles of contradiction, but only insofar as another synthetic proposition is presupposed from which it can be deduced never in itself. अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितने भी मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस होते हैं वो हमेशा ए प्रायर जजमेंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस नहीं आता है. इनमें एक्सपीरियंस नहीं आता है इसलिए वो नेसेसरी होते हैं, वो नेसेसरी प्रोपोजिशंस होते हैं. नेसेसरी प्रोपोजिशंस वो है जो कुछ भी केस में फॉल्स नहीं हो सकता है. तो वो नेसेसरी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस इंक्लूडेड नहीं होता है. जब एक्सपीरियंस इंक्लूडेड हो जाता है, जो जितने भी प्रोपोजिशंस हैं वो कहीं ना कहीं अज्यूमेबल बन जाते हैं, कहीं ना कहीं कंपेरेटिव बन जाते हैं. सो जितने भी मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस होते हैं वो नेसेसिटी कैरी करते हैं. नेसेसिटी इसलिए कैरी करते हैं, वो इसलिए नेसेसरी प्रोपोजिशंस होते हैं क्योंकि उनमें कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं आता है. इफ़ वन डज नॉट वांट टू कंसीड दिस, वेल देन आई विल रिस्ट्रिक्ट माई प्रोपोजिशंस टू प्योर मैथमेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑलरेडी implies that it does not contain empirical but merely a pure a priori cognition. To be sure, one might initially think that the proposition 7 plus 5 equals 12 is a merely analytical proposition that follows from the concept of a sum of 7 and 5 in accordance with the principle of contradiction. So अब देखिए, हमने एक चीज़ यहाँ पर देख ली है कि कहीं ना कहीं जो ए प्रायरी प्रोपोजिशंस होते हैं दे आर नेसेसरी प्रोपोजिशंस. जनरल की अगर हम बात करें तो दे आर ए प्रायरी प्रोपोजिशंस, एंड जो नेसेसरी होते हैं, जो ए प्रायरी होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल भी होते हैं. सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें 7 प्लस 5 इक्वल्स 12, तो ये हमें एक बहुत ही एनालिटिकल सा जजमेंट दिखता है. येट इफ वन कंसिडर्स इट मोर क्लोजली, वन फाइंड्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सम ऑफ 7 and 5 contains nothing more than the unification of both numbers in a single one, through which it is not at all thought was this single number which comprehends the two of them. The concept of 12 is by no means already thought merely by my thinking of that unification of a 7 and 5, and no matter
How long I analyze my concept of such a possible sum, I will still not find 12 in it. One must go beyond these concepts, seeking assistance in the intuition that corresponds to one of the two. One five fingers say 5 points that and one after another as the unit of 5 given in the intuition to the concept of 7. For I take first the number 7, and as I take the fingers of my hand as an intuition for assistance with the concept of 5 to that image of mine, I now add the units that I have previously taken together in order to constitute the number 5, and one after another to the number 7, and thus see the number 12 arise. That 7 should be added to 5, I have to be sure, thought in the concept of a sum, but not that this sum is equal to the number 12. The arithmetical proposition is therefore always synthetic. One becomes all the more distinctly aware of that if one takes somewhat larger numbers, for it is then clear that twist and turn our concepts as we will, without getting help from intuition, we could never find the sum by means of mere analysis of our concepts. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं सिंथेटिक ए प्रायोरी प्रोपोजिशन का. सिंथेटिक ए प्रायोरी क्यों? यहाँ पर Kant has given the example. Let's think of a proposition as 7 plus 5 equals 12. अब 7 plus 5 equal to 12 जो है ये हमें बहुत ही सिंपली लगता है कि एनालिटिकल है, कि इसमें कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं हो रही है. 7 plus 5 12 होगा, तो इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट ऐड नहीं हो रहा है. लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम 7 को एनालाइज करें, अगर हम 5 को एनालाइज करें, तो हम 7 को की प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे, 5 की प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे, और उसके एनालिसिस में हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक भी पहुंचेंगे कि 7 प्लस 5 करें, कि 7 और 5 का सम करें, कि ऐसा एनालिसिस पे भी पहुंचेंगे कि 7 में हम 5 को ऐड करें. लेकिन 12 का मिलना इज़ एन एडिशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. 12 जो है, द नंबर 12, 7 प्लस 5, यहाँ तक भी वो पूरा के पूरा एनालिटिकल था, क्योंकि उसमें कोई नया एडिशन नहीं हो रहा है. मान लीजिए हम एक नंबर 7 को देख रहे हैं, ओके, उसके एनालिसिस में वी हैव डन एवरीथिंग, हमने ये तक उसका एनालिसिस में ऐड कर लिया कि वी कैन ऐड द नंबर 5 to 7. लेकिन ऐड करने के बाद 12 मिलना इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ एडेड टू इट, दैट इज़ नॉट उसके हम कंपोनेंट पार्ट्स में या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम इस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे. इसीलिए 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12 एक सिंथेटिक ए प्रायोरी प्रोपोजिशन है, ना कि एक एनालिटिकल ए प्रायोरी प्रोपोजिशन. Just a little in any principle of pure geometry analytic that the straight line between 2 points is the shortest is a synthetic proposition. For my concept, the straight contains nothing of quantity but only a quality. The concept of the shortest is therefore entirely additional to it and cannot be extracted out of the concept of the straight line by any analysis. Help must here be to be gotten from intuition by means of which alone the synthesis is possible. तो मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस जो होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, वो ए प्रायोरी होते हैं, वो नेसेसरी होते हैं, लेकिन वो एनालिटिकल नहीं होते, लेकिन वो सिंथेटिक होते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर, कि मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस आर ए प्रायोरी, दे आर नेसेसिटी, बट दे आर नॉट एनालिटिकल, दे आर सिंथेटिक. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक और एग्जाम्पल दिया, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ द शॉर्टेस्ट. 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो शॉर्टेस्ट वे है टू कनेक्ट द 2 पॉइंट्स. ये अगर हमने एक प्रोपोजिशन कहा, तो यहाँ पर ये भी एक सिंथेटिक प्रोपोजिशन है. क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट वाली चीज़ जो है वो हमने ऐड की है, वो एक एडेड कॉन्सेप्ट है उसके लिए. वो उसमें लाइन या जो स्ट्रेट लाइन है, वो पॉइंट जो है उसके किसी भी कॉन्सेप्ट में शॉर्टेस्ट ऐड नहीं होगा. To be sure, a few principles that the geometers presuppose are actually analytic and rest on the principle of contradiction, but also only serve as identical propositions for the chain of method and not as principles. The whole is equal to itself, or a plus b is greater than a, that is, the whole is greater than its part. And yet, even these, although they are valid in accordance with mere concepts, are admitted in mathematics only because they can be exhibited in intuition. What usually makes us believe here that the predicate of such a apodictic judgments already lies in our concept, and that the judgment is therefore analytical is merely the ambiguity of the expression. We should, namely, add a certain predicate to a given concept in thought, and this necessity already attaches to the concept. But the question is not what we should think in addition to the given concept, but what we actually think in it. Only though only obscurely, and there is it is manifest that the predicate certainly adheres to those concepts necessarily, though as not as thought in the concept itself, but by means of an intuition that must be added to the concept. यहाँ पर यही बात की जा रही है कि वी शुड थिंक, वी एक्चुअली थिंक. तो यही बात की जा रही है कि जितने भी मैथमेटिकल और अरिथमेटिक प्रोपोजिशंस होते हैं, दे आर सिंथेटिक एंड दे आर नॉट एनालिटिकल. हालांकि
वी शुड थिंक या वी डू थिंक दैट दे आर एनालिटिकल बट दे आर एक्चुअली नॉट। और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं उससे, वो हमें बाय इंट्यूशन मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक में वो जो एडेड कॉन्सेप्ट हो रहा है वो बाय एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, वो बाय इंट्यूशन हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट को हम सब्जेक्ट में ऐड कर रहे हैं थ्रू प्रेडिकेट इन सिंथेटिक प्रोपोजिशंस, इन मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस जो कि सिंथेटिक होते हैं, वो थ्रू एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है बट वो थ्रू यू नो इंट्यूशन कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है। Natural science, that is physica, contains within itself synthetic a priori judgments and principles. तो second जो example synthetic a priori judgment का या proposition का है वो है natural science, that is physica, physics। अब वो कैसे, इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि कैसे फिजिक्स जो है वो कैसे सिंथेटिक होता है। आई विल एड्यूस ओनली अ कपल ऑफ propositions as examples, such as the proposition that in all alterations of the corporeal world the quantity of matter remains unaltered, or that in all communication of motion effect and counter effect must always be equal. In both of these, not only the necessity thus their a priori origin but also that they are synthetic propositions is clear. In the concept of matter I do not think persistence but only its presence in space थ्रू द फिलिंग ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर वो दो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि इक्वल कि इफ़ेक्ट और काउंटर इफेक्ट यानी एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल होगा, ये हो गया। या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स अनऑल्टर्ड, कि मैटर की जो क्वांटिटी है उसका वेट चेंज होता रहता है लेकिन उसकी मैटर की क्वांटिटी जितना मैटर है उतना ही रहेगा। हमने ये एग्जाम्पल भी कई बार पढ़ा है कि हमारा वेट अर्थ पे इतना है 60 kgs है, मून पे जाके 6 kgs हो जाएगा, लेकिन हमारे मैटर का वेट जो है वो सेम रहता है। तो द मैटर रिमेन्स अनऑल्टर्ड, या फिर द एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल, या फिर जो इफेक्ट एंड काउंटर इफेक्ट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, ये सब ए प्रायरा है क्योंकि ये नेसेसिटी कंटेन करता है कि ये किसी भी हालत में फॉल्स नहीं हो सकते, दे आर ट्रू। तो ये नेसेसरी है इसलिए ये ए प्रायर ही रहेंगे, लेकिन ये सिंथेटिक भी होंगे। दस आई एक्चुअली गो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर इन एडर टू एड समथिंग टू ए प्रायर। तो इसीलिए कि मैटर विल रिमेन अनऑल्टर्ड क्योंकि वो मैटर के कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जा रहे हैं कि मैटर अनऑल्टर्ड रहेगा। ये मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग नहीं ऐड करेंगे। द प्रोपोजिशन इज दस नॉट एनालिटिक बट सिंथेटिक एंड नेवरदलेस thought a priori and likewise with the other propositions of the pure and part of natural science. The second example is natural science, physica, which is synthetic a priori. The third example or the third propositions that are synthetic a priori are metaphysics. In metaphysics, even if one regards it as a science that has thus far merely been sought, is nevertheless indispensable because of the nature of human reason. Synthetic a priori cognitions are supposed to be contained, and it is not concerned merely with analyzing concepts that we make of things a priori and thereby clarifying them analytically, but we want to amplify our cognition a priori. To this end, we must make use of principles and that add something to the given concepts that not contained in them. तो मेटाफिजिक्स में हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करें जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं रहता है, क्योंकि उस इट इज़ सपोज टू बी कंटेन इन इट बट इट इज़ नॉट, उसमें कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट्स में एडिशन होता ही है। द वर्ल्ड मस्ट हैव अ फर्स्ट बिगनिंग एंड अदर्स बिसाइड्स एंड दस मेटाफिजिक्स एज इट्स एंड इज कंसर्न कंसिस्ट ऑफ प्योरली सिंथेटिक ए प्रायरी प्रोपोजिशन। तो एंड के बारे में, बिगिनिंग के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, बीइंग के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, नेचर के बारे में, जितने भी प्रोपोजिशंस मेटाफिजिक्स के रिलेटेड होता है वो भी सिंथेटिक ए प्रायरी होता है क्योंकि उनमें हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे होते हैं उसके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में। The general problem of pure reason. One has already gained a great deal if one can bring a multitude of investigations under the formula of a single problem. For one thereby not only lightens one's own task by determining it precisely, but also the judgment of anyone else who wants to examine whether we have satisfied our plan or not. The real problem of pure reason is now contained in the question how are synthetic judgments a priori possible? अब हम इसकी एक प्रॉब्लम को देखेंगे कि प्योर रीज़न, सिंथेटिक प्योर रीज़न यानी सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट्स पॉसिबल कैसे हैं। That metaphysics has until now remained in such a vacillating state of uncertainty and contradictions. It's to be ascribed solely to the cause that no one has previously thought of this problem and perhaps even of the distinction between analytic and synthetic judgments. On the solution of this problem, or on a satisfactory proof that the possibility that it demands to have explained does not in fact exist at all, metaphysics now stands or falls. David Hume, who among all philosophers claimed closest to the problem, still did not conceive of it anywhere near determinately enough and its universality, but rather stopped with the synthetic proposition of the connection of the effect with its cause, believing himself to have brought out that such
an a priori proposition is entirely impossible, and according to his inferences, everything that we call metaphysics would come down to a mere delusion of an alleged insight of reason, into which has in fact merely been borrowed from experiences and from habit, has taken on the appearance of necessity and assertion destructive of all pure philosophy, on which he would never have fallen if he had had our problem in its generality before his eyes. Since then, he would have comprehended that according to his argument there could also be no pure mathematics, since this certainly contains synthetic a priori propositions and assertion from which his sound understanding would surely have protected him. तो डेविड ह्यूम भी इस प्रॉब्लम के सबसे पहले तो एनालिटिक और सिंथेटिक के बीच में डिफरेंस लाना ही बहुत ही बड़ा एक अपने आप में लीप था. सो बहुत सारे लोगों ने एनालिटिक और सिंथेटिक के बीच के बारे में डिफरेंस के बारे में बात नहीं किया, लेकिन डेविड ह्यूम कहीं ना कहीं बहुत आगे तक पहुंच गया था. लेकिन फिर भी डेविड ह्यूम इस चीज़ के बारे में नहीं कर पाया कि सिंथेटिक ए प्रायरी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मेटाफिजिक्स या मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस के बारे में भी बात करें तो मेटाफिजिक्स को भी वो एक तरीके से सिंथेटिक ए प्रायरी नहीं मानते थे. In the solution of the above problem, there is at the same time at time contain the possibility of the pure use of reason in the grounding and execution of all sciences that contain a theoretical a priori cognition of objects. That is the answer to the questions how is pure mathematics possible, how is pure natural science possible. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्योर मैथमेटिक्स पॉसिबल है, क्या प्योर नेचुरल साइंस पॉसिबल है. प्योर इज अगेन समथिंग asked about these sciences since they are actually given. It can appropriately be asked how they are possible, कि कैसे प्योर मैथमेटिक्स पॉसिबल है, कैसे प्योर नेचुरल साइंस पॉसिबल है जिसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल टच नहीं करता है. For that they must be possible is proved through their actuality. As far as metaphysics is concerned, however, its pure progress up to now and the fact that of no metaphysics thus far expounded can it even be said that, as far as its essential end is concerned, it even really exists leaves everyone with ground to doubt its possibility. कि क्या मेटाफिज़िक्स की भी जब हम बात करते हैं तो मेटाफिज़िक्स भी क्या प्योर पॉसिबल है, तो इट इज़ वेरी डाउटेबल या बहुत ही एक डाउटेड कॉन्सेप्ट है कि क्या प्योर मैथमेटिक्स, प्योर नेचुरल साइंस, प्योर मेटाफिज़िक्स ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं है. But now, this kind of cognition is in a certain sense also to be regarded as given, and metaphysics is actual, if not as a science yet as a natural predisposition. तो अगर हम metaphysics को एक science ना भी माने तो भी एक natural predisposition, metaphysica naturalis की तरह हमें इसको ट्रीट करना है कि एक नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन है ये, वो बहुत वो चीज़ है, एक्चुअल है ये. फॉर ह्यूमन रीजन विदाउट बीइंग मूव्ड बाय द mere vanity of knowing it all inexorably pushes on, driven by its own need to such questions that cannot be answered by an experiential use of reason and of principles borrowed from such a use, and thus a certain sort of metaphysics has actually been present in all human beings as soon as reason has extended itself to speculation in them, and it will also always remain there. And now about this to the question how is metaphysics as a natural predisposition possible, that is how do the questions that pure reason raises and which it is driven by its own need to answer as well as it can arise from the nature of universal human reason. But since unavoidable contradictions have always been found in all previous attempts to answer these natural questions, example whether the world has a beginning or exists from eternity, one cannot leave it up to the mere natural predisposition to metaphysics, that is to pure faculty of reason itself, from which it to be sure some sort of metaphysics always grows, but it must be possible to bring it to certainty regarding either knowledge or ignorance of objects, that is to come to a decision either about the objects of its question or about the capacity or incapacity of reason for judging something about them, thus either reliably to extend our pure reason or else to set determinate and secure limits for it. This last question, which flows from the general problem above, would rightly be this: how is metaphysics possible as science? तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे एक क्वेश्चन के बाद वी आर मूविंग टू डिफरेंट क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सॉट वाज how is pure mathematics possible, how is pure natural science possible, and how is metaphysics possible as science. तो ये तीनों क्वेश्चंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें समझना होता है सिंथेटिक ए प्रायरी का नेचर. तो हम लोग बेसिकली इन क्वेश्चंस के थ्रू ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ए प्रायरी सिंथेटिक हो सकते हैं, उनका नेचर सिंथेटिक कैसे है, एंड हाउ इट इज़ नॉट एनालिटिक. Critique of reason thus finally leads necessarily to science. The dogmatic use of it without critique, on the contrary, leads to groundless assertions to which one can oppose equally plausible ones, thus to skepticism. Further, this science cannot be terribly extensive, for it does not deal with objects of reason whose multiplicity is infinite, but merely with itself, with problems that spring entirely from its own womb, and that are not set before it by the nature of things that are distinct from it, but through its own nature.
so that once it has become completely familiar with its own capacity in regard to the objects that may come before it by inexperience, then it must become easy to determine completely and securely the domain and the bounds of its attempted use beyond all bounds of experience. तो जब हम बात करें कि साइंस जो है कैन नॉट बी टेरिबली एक्सटेंसिव, हम साइंस इज़ वेरी लिमिटेड, वी कैन नॉट गो एनीवेयर। हमारा साइंस में हम जिस हाइपोथेसिस के साथ स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वी हैव टू लिमिट आवर सेल्स टू दैट हाइपोथेसिस। तो साइंस जो है इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, इट्स नॉट वेरी एक्सटेंसिव, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट जंप इनटू एवरी फील्ड ऑफ साइंस व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग। So metaphysics is in the similar way as science, ऐसे इसलिए science की तरह possible है because it has the nature of science, that it is not very extensive, and it is, you know, problems spring entirely from its own womb जैसे science में होता है। तो that is why we are comparing science की कैसे metaphysics is a science. Thus, one can and must regard as undone all attempts made until now to bring about metaphysics dogmatically. कि metaphysics is not something that is based on dogma. Yeah, it is not something based very much on science. For what is analytic in one or the other of them, namely the mere analysis of the concepts that inhabit our reason a priori, is not the end at all, but only a preparation for metaphysics proper, namely extending its a priori cognition synthetically, and it is useless for this end because it merely shows what is contained in these concepts but not how we attain such concepts a priori in order to therefore. So अगर मैं आपको इसका एक रिकैप करूँ तो हम लोग बेसिकली ये बात कर रहे हैं द जनरल प्रॉब्लम ऑफ प्योर रीज़न में कि हम लोग जब मेटाफिजिक्स मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस को एंड नेचुरल साइंस को जब हम सिंथेटिक ए प्रायराई प्रोपोजिशंस कह रहे हैं तो उसके पहले हमें हमें इन तीनों का नेचर समझना पड़ेगा और कैसे ये तीनों सिंथेटिक हो रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ए प्रायराई है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड देन दीज थ्री बीइंग सिंथेटिक इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वी हैव टू प्रूव बोथ ऑफ देम कि हाउ मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ सिंथेटिक ऑल्सो, इट इज़ ए प्रायर ऑल्सो, हाउ मैथमेटिक्स की अगर बात करें इट इज़ ए प्रायर ऑल्सो, इट इज़ सिंथेटिक ऑल्सो। सो दैट इज़ अ जनरल प्रॉब्लम ऑफ प्योर रीज़न जिसके साथ डील करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसका सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी एम्बिगुअस, इट्स नॉट वेरी क्लियर। The idea and division of a special science under the name of critique of pure reason. Now, from all of this, there results the idea of a special science which can be called the critique of pure reason. यानी कि हमने अब एक नया ही साइंस, इट्स नॉट दैट वी क्रिएटेड इट, बट वी कैन नेम इट एन एंटायरली डिफरेंट साइंस एज क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसमें हम प्रायोराई ए पोस्टीरियोराई, एनालिटिक, सिंथेटिक, नेसेसरी, कंटिंजेंट, इन सभी प्रोपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर रीजन इज द फैकल्टी दैट प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निशन ए प्रायोराई। Hence, pure reason is that which contains the principles for cognizing something absolutely a priori that we have already discussed. An organon of pure reason would be a sum total of all those principles. तो ऑर्गेनॉन का मतलब कि उन सभी प्रिंसिपल्स का जो कि हमें ए प्रायोरी के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं, उन सभी का सम टोटल इज कॉल्ड एन ऑर्गेनॉन। The exhaustive application of such an organon would create a system of pure reason. But since that requires a lot, and it's still an open question whether such an amplification of our knowledge is possible at all, and in what cases it would be possible, we can regard the science of the mere estimation of pure reason of its source and boundaries as the proper idiotic to the system of pure reason. Such a thing would not be a doctrine, but must be called only a critique of pure reason. So this is something that we've already discussed, that it is not to be called a doctrine, but a critique of pure reason, because a doctrine is kind of, and its utility in regard to speculation would really only be only negative, serving not for the amplification but only for the purification of our reason, and for keeping it free of errors by which a great deal is already won. I call all cognition transcendental, that is occupied not so much with objects but rather with our mode of cognition of objects. तो वो उन सभी cognition को transcendental, that means with by transcendental he is meaning कि he is not talking about cognition itself, जो नॉलेज है उसके बारे में बात नहीं की जा रही, बट द मोड ऑफ कॉग्निशन कि हम उस नॉलेज को गेन कैसे करें, उसका मोड क्या है। अ सिस्टम ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो उसके मोड को समझेगा कि कॉग्निशन हमने कैसे गेन किया, उसे कहा जाएगा ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी। But this is again too much for the beginning, for since such a science would have to contain completely both the analytic as well as the synthetic a priori cognition. It is, so far as our aim is concerned, too broad in scope, since we need to take the analysis only as far as is indispensably necessary in order to provide insight into the principles of a priori synthesis in their entire scope, which is our only concern.
This investigation, which we can properly call not doctrine but only transcendental critique, since it does not aim at the amplification of cognition themselves but only at their correction. तो हम इसको डॉक्ट्राइन नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसमें कोई भी एडिशन नहीं कर रहे हैं, बट हम इसलिए इसको ट्रांसडेंटल क्रिटिक कह रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ इसकी करेक्शंस की बात कर रहे हैं कि विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स हम लोग उसकी एक सर्टन नॉलेज के ऊपर आ सके. Such a critique is accordingly a preparation if possible for an organon, and if this cannot be accomplished, तो ये ऐसा कोई critique जो है ना उसके ऑर्गेनॉन के लिए प्रिपरेशन होगी. ऑर्गेनॉन इज़ व्हाट अ सम टोटल ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. तो जब हम उसके सम टोटल की बात करेंगे तो ऐसा एक क्रिटिक हमारी हेल्प करेगा उसके सम टोटल को बिल्कुल प्रॉपर सर्टन एंड क्लैरिफाई करने के लिए. सच ए क्रिटिक इज अकॉर्डिंगली अ प्रिपरेशन इफ पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनॉन. तो ये एक प्रिपरेशन है. This cannot be accomplished, at least for a canon, in accordance with which the complete system of the philosophy of pure reason, whether it is to consist in the amplification or mere limitation of its cognition, can in any case at least some day be exhibited more analytically and synthetically. For that, this should be possible indeed, that such a system should not be too great in scope for us to hope to be able to entirely to complete it, can be assessed in advance from the fact that our object is not the nature of things, which is inexhaustible, but the understanding which judges about the nature of things, and this in turn only in regard to its a priori cognition. The supply of it, since we do not need to search for it externally, cannot remain hidden from us. In all likelihood, is small enough to be completely recorded. It's worth or worthless assessed and subjected to a correct appraisal. Even less can one expect here a critique of the books and systems of pure reason, but rather that of the pure faculty of reason itself. Only if this is one's ground does not have a secure touchstone for appraising the philosophical content of old and new works in this speciality. Otherwise, the unqualified historian and judge assess the groundless assertions of other through its own, which are equally groundless. So, अगर हम इन जजमेंट्स को कहीं ना कहीं नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो जजेस हिस्टोरियंस या जो भी अपने जजमेंट्स बना रहे हैं दे आर समवेयर ग्राउंडलेस. Transcendental philosophy is here the idea of a science for which the critique of pure reason is to outline the entire plan architectonically. तो ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी जिसके बारे में अभी हमने बात की है, जो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस के बारे में बात की है, ये बेसिकली एक प्लान प्रोवाइड करेगा फॉर अ साइंस. ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी एक साइंस, और क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म का जो हमने ये सेक्शन पढ़ा ये पूरा उसका एक आउटलाइन हमें पेश करेगा कि हाउ दैट साइंस इज़ टू बी प्लान्ड एंड कंडक्टेड. So this is something again that we have already talked about. Doctrine of elements and doctrine of methods also we have talked about, and with this we come to an end of critique of pure reason. So just to recap, the main thing is that 6 type of propositions. Then what are the examples of the synthetic a priori of these?